हेलो गाइस। ये हमारी रोलिंग मोशन की लेक्चर सीरीज का 5th लेक्चर है। रोलिंग हम बोल सकते हैं, रोलिंग इज बेसिकली रोलिंग मोशन। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेक्निकल टर्म्स इतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप यूपीएससी नहीं दे रहे हैं। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें ट्विस्ट कहाँ आ सकता है वो भी हम देखेंगे। आपको दे रखा है कि सिंपली एक स्पीयर है, वो स्टार्ट करता है रोल करना। वेलोसिटी नहीं गिवन है इसकी, इसका मतलब v0 आपकी और ओमेगा नॉट जीरो। स्टार्ट करता है रोल करना। अब किन फोर्सेस के प्रेजेंस में ये स्टार्ट करता है ये हमें नहीं गिवन है, बट हमें ये गिवन है कि अल्फा आपका ये है और ए नोट आपका ये है। तो एक ऐसा पॉइंट आपको फाइंड करना जिसका नेट एक्सेलरेशन जीरो। देखो, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा आर। ये आर आपके डिस्टेंस मेजर करते हैं कहाँ से? डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशन एक्सिस। यहाँ रोटेशन एक्सिस आपके सेंटर से पास होती है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। ये 80 की डायरेक्शन आपकी आर के परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो तभी हो पाएगा जब आपका ये 80 इस ए नोट को कैंसिल आउट कर दे। कैसे? अगर सेंटर का एक्सेलरेशन ए नोट है तो इस स्पीयर पे सिचुएटेड हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन ए नोट है। इसकी वजह से यहां भी आप लेंगे, उसका भी ए नोट। साथ में एक 80 भी है, वो अल्फा की वजह से है। तो सीधी सी बात है कि अगर नेट एक्सेलरेशन आपका जीरो होना है तो ये 80 इस ए नोट को कैंसिल करना चाहिए। ये तभी कर पाएगा जब ये ए नोट के अपोजिट हो, 80 ए नोट के अपोजिट हो। ए नोट के अपोजिट 80 तभी हो सकता है जब आपका 80 इस लाइन पे हो, क्योंकि इस लाइन पे आपका आर वेक्टर नीचे की तरफ बनेगा। अल्फा क्लॉकवाइज है तो 80 आपका लेफ्ट की तरफ तभी आ सकता है। इस 80 आपका इस पॉइंट का ए नोट भी एक्सेलरेशन, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएं तो नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा पॉइंट पी का। ये पॉइंट पी है, राइट। तो आपको 80 इज इक्वल टू ए नोट करना। अब देखिए, यहां पर 80 की डायरेक्शन ऑलरेडी ए नोट के अपोजिट है, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहा हूं। एक्चुअल में ये इक्वेशन अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन आप यूं लिखेंगे ना, ए नोट वेक्टर प्लस 80 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको 80 इज इक्वल टू ए नोट लिख रहा हूं, इसका मतलब मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर दी है कि ए नोट और 80 ऑपोजिट सेंस में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। आई होप यहां पर कंफ्यूजन नहीं है आपको। अब देखिए, 80 को आप सिंपली अल्फा आर लिखेंगे इज इक्वल टू ए नोट। अल्फा इज योर 2 ए नोट बाई आर, 2 ए नोट बाई आर इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ए नोट। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई टू। और इसकी अच्छा, सेंटर से डिस्टेंस ये है और ये पॉइंट की लोकेशन कहाँ पे होगी? सेंटर से इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन पे। तो योर स्मॉल आर विल बी कैपिटल आर बाई टू। सो वेर इज पॉइंट पी? इट इज एट ए डिस्टेंस r by 2 below the center of the sphere. ऑल राइट। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन में ट्विस्ट डालता हूं कि मान लीजिए इनिशियली, ट्विस्ट ये, इफ इनिशियली जो गिवन मोमेंट है उस मोमेंट पे
स्पीयर हैज ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट होती तो ये पॉइंट कहां पे होता, आपको ये बताना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ओमेगा से क्या फर्क पड़ेगा, यहां पर ना तो एटी चेंज होता ना ए नोट चेंज होता, अल्फा का कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि एटी तो आपका अल्फा आर होता है। ओमेगा कुछ भी हो, अल्फा पे थोड़ी फर्क पड़ेगा। अल्फा से ओमेगा पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वो तो टाइम गुजरने पर फर्क पड़ेगा। हम इस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। देखो, आप सर्कुलर का एक बेसिक कंसेप्ट मिस कर रहे हो। सर्कुलर का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है आर रेडियस के सर्कल में, इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इसके पास। और इस AC की वैल्यू या तो v स्क्वायर बाई आर होती है, और बेहतर होगा आप इसको आर ओमेगा स्क्वायर लिख लें। इसका मतलब अगर ओमेगा इसके पास प्रेजेंट है स्पीयर के पास, तो हर एक पॉइंट का एक एक्सेलरेशन आर ओमेगा नोट स्क्वायर भी है, और ये किधर है, सेंटर की तरफ है। तो अब आपके पास दो नहीं तीन एक्सेलरेशन है। एक तो आपका ए नोट है जो सेंटर के पास है, एक एटी है जो अल्फा की वजह से, एक AC है जो ओमेगा नोट की वजह से, और तीनों का रिजल्टेंट जीरो आना चाहिए। अब आप सोचिए वो पॉइंट कहां पे आएगा, तीनों का रिजल्टेंट जीरो। वो वैल्यू मैं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में। आपको बताना है पॉइंट कहां पे होगा, या फिर आप सोच लीजिएगा वो पॉइंट कहां पे होगा। हिंट मैं आपको दे देता हूं, ए नोट वेक्टर प्लस एटी वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ए नोट तो आपका फिक्स है, यहां से देखो मैं यूं लिख सकता हूं, माइनस ए नोट इज इक्वल टू एटी वेक्टर प्लस AC वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट ए नोट को कैंसिल करना चाहिए, या माइनस ए नोट के बराबर होना चाहिए, राइट। एटी टेंजेंशियल हो सकता है, एटी की डायरेक्शन आपकी, लेकिन एक ध्यान रखिएगा एटी और AC दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यानी एटी और AC है, अगर AC आपका यूं है तो फिर एटी आपका यूं होगा। AC अगर आपका यूं है तो एटी फिर यूं होगा। दोनों सिचुएशन में देखो रिजल्टेंट मैं आपको शो कर देता हूँ, ये रिजल्टेंट होगा AC और AT का, और यह रिजल्टेंट ये होगा। आपके पास रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, माइनस ए नोट, ये रिजल्टेंट होना चाहिए इन दोनों का। और AC और AT दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसमें देखो यूं हो सकता है। अब देखिए AC और AT में भी आगे कौन सा है, यहाँ पे देखो मैंने ये गलत बनाया है, क्योंकि AT है वो क्लॉकवाइज सेंस में है। तो अगर आपका AC यूं रहेगा तो AT आपका यूं रहेगा, ये वेक्टर होगा। तो AT आपका देखिए AC और AT में ये रिलेशन है कि AT आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, आप रोटेट करेंगे AC को इधर कर देंगे तो AT इधर हो जाएगा। अब एट इस वाले डायग्राम में अगर आप AC को थोड़ा यूं कर देंगे तो AT आपका यूं आ जाएगा, और यही हमें चाहिए। इसका मतलब ये AT है, ये AC। AT किस पॉइंट का इस डायरेक्शन में हो सकता है, ओनली इतने रीजन का हो सकता है, ओनली पॉइंट A से लेके पॉइंट B के बीच में ऐसा पॉइंट हो सकता है।
तो वो पॉइंट कुछ आपका अच्छा 80 का मैग्नीट्यूड और भी कम होना चाहिए इस केस में, तो वो पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे आएगा। ये डिस्टेंस आर आपको बतानी, ये ओमेगा नोट की टर्म्स में आएगी। तो इसका आपका 80 इधर आ जाएगा, एसी सेंटर की तरफ हो गया, तो नेट ये आ गया और ये ए नोट को कैंसिल आउट कर देगा, ये और ये। जैसे आपसे सिंपली पूछ लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा, या फिर आपसे पूछ लिया कितने डिस्टेंस पे होगा, तो आपको ये सेंट्रीपिटल नहीं आपको बोलना है, हर एक पॉइंट के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछे फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। कब तक, कब से कब तक ये नहीं गिवन है। ऑल्दो आपको ओमेगा नोट गिवन है, वी नोट बाई 2r एंड वी नोट सेंटर की वेलोसिटी है, सरफेस आपकी रफ है, तो एक टाइम के बाद ये प्योर रोलिंग में आ जाएगा। अच्छा, आपसे मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना है कि अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग में हो, एक्सेलरेटेड भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके सेंटर का कोई एक्सेलरेशन हो ए नोट, लेकिन हमेशा प्योर रोलिंग में रहती है, या फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा इस पे। फ्रिक्शन प्रेजेंट है बट प्योर रोलिंग है, हमेशा हमेशा प्योर रोलिंग है, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन कितना होगा। एक्सेलरेटेड है लेकिन। अब मुझे वापस से एक बार एक चीज बताएं कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका भाई, रिजिड बॉडी में तो बहुत सारे पॉइंट हैं, सबका अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा जब बॉडी रोटेट करेगी, तो डिस्प्लेसमेंट किसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है ना, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कहां पे लग रहा है आपका, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, पी पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है वो पीछे लग रहा है, लेकिन अगर ये प्योर रोलिंग में है तो किसी भी मोमेंट पे वीपी कितना होगा, 0। ऑल्दो पी चेंज होता रहेगा, पी चेंज होता रहेगा, जैसे मान लीजिए कुछ टाइम बाद ये क्यू पॉइंट आ जाएगा पी की जगह, कुछ टाइम बाद एस आ जाएगा। पर अगर मैं किसी भी इंस्टेंट की बात करूं तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है, मैं उसको पी बोल रहा हूं, उसकी वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाता है, वीपी डी टी, ये 0, तो किसी भी इंटरवल में ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट भी 0, सो वर्क डन इज ऑल्सो 0। तो प्योर रोलिंग के केस में फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन हमेशा कितना होता है, 0। बट जब आपकी स्लीपिंग हो रही होगी तब इस पॉइंट की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, तब इस पे कोई ना कोई वर्क डन जरूर आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका कुछ ना कुछ। ये एक अलग कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसको हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। हमें यह नहीं दे रखा कि कब से कब तक वर्क डन निकालना है, हमें बस सिंपली ये दे रखा कि वर्क डन फाइंड करना फ्रिक्शन के द्वारा। अब हमें यह कंसेप्ट अगर पता हो कि एक बार बॉडी अगर प्योर रोलिंग में आ गई, उसके बाद तो फ्रिक्शन कोई वर्क करेगा ही नहीं, उसके बाद W बाई फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो जब तक बॉडी प्योर रोलिंग में नहीं आती है, जब तक स्लीपिंग हो रही है, तब तक ही हमें इस पे वर्क डन निकालना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब वो वर्क डन निकालेंगे कैसे, उसके दो तरीके, दोनों तरीके हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले इजी वाला हम डिस्कस करेंगे। देखिए,
जब ये बॉडी रोल करेगी, इनिशियल इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, के इनिशियल। ऑल्दो देखो काइनेटिक एनर्जी का भी अलग से मैं कंसेप्ट बताना पड़ेगा आपको रोलिंग में। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल है, जब ये प्योर रोलिंग में आ जाती है तब फाइनल काइनेटिक एनर्जी के फाइनल है। पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। तो आपके पास एक रिलेशन होता है दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल फोर्सेस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है, तो जो भी वर्क डन आएगा वो फ्रिक्शन के द्वारा ही आएगा। तो जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही होगा। सही है। अब देखिए, हालांकि वो नेगेटिव आएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। अब एक चीज और मुझे पूछनी है आपसे, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, इस बॉडी की जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है वो v है, सेंटर की वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर इज i। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? देखो ये जो v सेंटर के पास है वो हर पॉइंट के पास है, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है हाफ mv²। लेकिन रोटेशन के इफेक्ट की वजह से काइनेटिक एनर्जी और आती है, दैट इज 1/2 i⍵²। तो यहां पर जब आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक ट्रांसलेशनल की वजह से, एक रोटेशन की वजह से। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी हो जाएगी इस वाले केस में? के इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 mv इनिशियल स्क्वायर प्लस 1/2 i⍵ इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 mv0 स्क्वायर प्लस 1/2 i। यहां पर आप देखिए होलो स्फीयर है, सो योर i विल बी 2/3 mr²। So I is 2/3 mr², ये m स्मॉल m और कैपिटल M एक ही चीज है, इंटू ω²। ओमेगा इज v0/2r, so इंटू v0/2r होल स्क्वायर। So first term is 1/2 mv0², सेकेंड टर्म हो गई mr²/3 इंटू v0² by 4r²। Your r² will be cancelled out, 1/2 mv0² plus mv0² by 12. 12 is your LCM, 6 plus 1 mv0²। So initial kinetic energy is 7 mv0² divided by 12। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तो v फाइनल चाहिए एंड ओमेगा फाइनल चाहिए। तो देखो v फाइनल कैसे निकालेंगे? क्लियरली जो इनिशियल है वो फॉरवर्ड स्लीपिंग है, बिकॉज ओमेगा इज v0/2r। अगर फॉरवर्ड स्लीपिंग है तो टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी है वो तो कम होगी और ओमेगा आपका इंक्रीज होगा। तो v को तो आप यूं लिखेंगे, v इज इक्वल टू v0 माइनस का 80 एंड ओमेगा को आप लिखेंगे ω0 प्लस अल्फा टी, क्योंकि ओमेगा इंक्रीज हो रहा है एंड v आपका डिक्रीज हो रहा है। अब a कितना होगा? a तो क्लियरली भाई जो फोर्स है दैट इज फ्रिक्शन फोर्स ओनली डिवाइडेड बाय मास m। सो v विल बी v0 माइनस ft by m, इक्वेशन 1।
बट अल्फा कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वेशन क्या लगानी पड़ेगी, दैट टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा. नाउ योर टाउ इज एफ इंटू आर. Force is friction force, r perpendicular is radius. So Fr is equal to, this is a hollow sphere, so I is 2 by 3 mr square alpha. एक r आपका कैंसल आउट हो गया. अल्फा इज इक्वल टू 3f डिवाइडेड बाई 2mr. इस अल्फा को हम यूज करते हैं 3f by 2mr. So your omega will be, omega is equal to omega naught, that is v naught by 2r, plus what was your alpha? Alpha was 3f by 2mr. 3f by 2mr into t. अब t इज इक्वल टू टी नोट पे आपकी प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है. तो टी नोट पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज v, और टी नोट पर जो ओमेगा होगा दैट इज ओमेगा इनटू आर. ये आपका रिलेशन होल्ड होना चाहिए क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है. ना v की जगह हम लिखेंगे v नोट माइनस एफ टी नोट बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा इज योर v नोट बाई 2r प्लस 3ft बाई 2mr इंटू आर. टी की जगह टी नोट. यहां से हम कर क्या रहे हैं, हम यहां से एफ टी नोट बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके कोरेस्पॉन्डिंग वी एंड ओमेगा कैलकुलेट करेंगे. तो देखो आर तो कॉमन आके यहां से कट जाएगा. ये वी नोट इज इक्वल टू एफ टी नोट, इसको एक बार इधर ही रख लेते हैं, वी नोट माइनस एफ टी नोट बाई एम इज इक्वल टू वी नोट बाई 2 प्लस 3ft नोट बाई 2m. तो सिंपली और v नोट बाई 2 इसको हम इधर ले आए इज इक्वल टू 5ft नोट बाई 2m, या फिर एफ टी नोट बाई एम इज इक्वल टू v नोट बाई 5. ऑल राइट, इसकी वैल्यू हम इसमें v में पुट कर दो चाहे ओमेगा में पुट कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा. तो फाइनल v इज इक्वल टू v नोट माइनस एफ टी नोट बाई एम. टी नोट में क्यों यूज कर रहा हूं कि ये वेलोसिटी वो है जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई. सो इज इक्वल टू v नोट माइनस v नोट बाई 5. सो दैट इज 4v नोट बाई 5. तो फाइनल ओमेगा क्या हो जाएगा, फाइनल ओमेगा इज v बाई आर, दैट इज 4v नोट बाई 5r. Now your final kinetic energy 1 by 2 m v final square, that is 4v naught by 5 का square plus 1 by 2 I, that is 2 by 3 mr square into omega square. Omega square is 4v naught by 5r whole square. So this is your 16 mv naught square divided by 50 plus ये कितना हो जाएगा आपका, 2 से 2 कट गया, 1 by 3 mr square into 16 v naught square divided by 25 r square. ये कैंसल आउट हो गया. So simply 16 mv naught square by 50 plus 16 mv naught square by 75. आप ऐड कर देंगे, आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. इनिशियल आपके पास है ही, तो इनिशियल में से आप फाइनल करेंगे तो वो वर्क डन आएगा, वो पॉजिटिव आएगा. अगर आप फाइनल में से इनिशियल करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा. तो एक्चुअल में वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि स्लिपिंग आपकी फॉरवर्ड हो रही है, फ्रिक्शन आपका पीछे लग रहा है, तो वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन होगा वो नेगेटिव होगा. आई होप ये आपकी क्लियर है. अब देखो दूसरा तरीका इसका क्या है, लेंदी वाला तरीका क्या है.
वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट वो कब है, जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो, राइट। अब देखिए, इनिशियल आपको ओमेगा गिवन है, V गिवन है, किसी भी t टाइम पर अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट P है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, Vp इज इक्वल टू V माइनस ओमेगा एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। और v को आप क्या लिखेंगे, v इज योर V नोट माइनस एफ टी बाई एम। ओमेगा को आप क्या लिखेंगे, ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। अगर मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं तो ये V नोट बाई 2r प्लस अल्फा आपका कितना निकल के आया था, अल्फा आपका निकल के आया था, देखो यहाँ पे 3f बाई 2mr। अल्फा इज योर 3f बाई 2mr into t। So simply point P की velocity at any time t will be v naught minus ft by m। ये तो आपकी हो गई v माइनस ओमेगा, ओमेगा इज v naught by 2r प्लस 3f by 2mr into t एंड होल मल्टीप्लाइड बाई r। तो r ये आपका कैंसल आउट हो गया। So velocity of point P is v naught minus ft by m माइनस v naught by 2 एंड देखो माइनस का 3ft by 2m, कितना आ जाएगा ये, v naught by 2 माइनस 5ft by 2m। अब देखो वर्क डन आपका अगर वेरिएबल फोर्स रहे या डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी जो भी है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आप वर्क डन लिखना चाहो, dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू ds। ना फोर्स इज योर फ्रिक्शन फोर्स, या फिर F डॉट ds आप लिख दीजिए, दैट इज सिंपली F ds कोस थीटा। F इज योर फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ds विल बी स्मॉल टाइम की मैं बात कर रहा हूं, दैट विल बी Vp इंटू डी टी एंड योर थीटा विल बी 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है। सो थीटा विल बी 180 डिग्री। सो योर dw विल बी F Vp dt एंड दैट ऑफ नेगेटिव। नाउ Vp आपने कैलकुलेट कर ही लिया टाइम की फॉर्म में, सो dw इज इक्वल टू माइनस का फ्रिक्शन फोर्स इंटू Vp इज योर V नोट बाई 2 माइनस 5ft बाई 2m इंटू डी टी। dw आ गया तो w कैसे आएगा, इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट आपका t के रेस्पेक्ट में होगा तो लिमिट लगेगी टाइम की 0 से t नोट। t नोट वो टाइम है जब ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा। कर लेंगे आप इसको, इंटीग्रेट कर लेंगे, f इज योर कांस्टेंट, p नोट बाई 2 बाहर आ जाएगा, इसमें आप लिमिट पुट करेंगे, अल्टीमेटली आपका f कट जाएगा। टी नोट की आप लिमिट देखो पहले कैलकुलेट कर भी चुके हैं हम, यहाँ पे एफ टी नोट बाई की वैल्यू कितनी आई, वी नोट बाई 5। एफ टी नोट बाई एम की वैल्यू कितनी आई आपकी, वी नोट बाई 5। तो टी नोट हो गया एम वी नोट बाई 5f, लिमिट हो गया 0 से कितना आया था, एम वी नोट बाई 5f, एम वी नोट बाई 5f और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ वी नोट बाई 2 डी टी और प्लस 5ft डी टी, एफ स्क्वायर हो गया क्या, डिवाइडेड बाई 2m। आप इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ आपका f कट जाएगा, यहाँ f स्क्वायर कट जाएगा, वैल्यू सेम ही आएगी आपकी। तो ये आप करिएगा और दोनों का आंसर चेक करके बताइएगा कि सेम आ रहा है कि नहीं, सेम आना चाहिए। एनीवे, इस लेक्चर में इतना ही।
Thank you and kindly subscribe the channel. It means a lot to us. Thank you very much.